के अपने शोर पूरा कर देना है, या आपने वाकई वहां पे अमलन भी उनकी बेचारे ने हत्या कश्मीरियों की को मदद करनी है, मॉरल सपोर्ट भी, और सिर्फ इखलाकी सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक। आप हर तरह से फिर या उनकी मदद करें या फिर उनसे माफी मांग लें। मदद क्या करनी है, हम खुद दिवालिया हो पड़े हैं तो हमने बेचारों को क्या मदद करनी है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें इनके मुंह से धक्के से ही निकल गया, बातों बातों में ही निकल गया कि हम कश्मीरियों की कैसे मदद करेंगे, क्योंकि हम तो खुद दिवालिया हुए पड़े हैं। आज की सिचुएशन भी यही है। कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की जो हालात है वो आटे तेल और दाल के लिए तरस रहे हैं, जबकि इनको कश्मीरियों के बारे में जहर उगलना या कभी नहीं भूलता है। तो आज कैसे पाकिस्तानी जहर उगल रहे हैं और कश्मीरियों के बारे में बकवासबाजियां कर रहे हैं। इस डिबेट में आप देखोगे ये पैनलिस्ट अपने खुद के जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस न करके कश्मीर के नाम का झूठ फैला के और बोल रहे हैं कि हमें कश्मीरियों की आवाज को हर प्लेटफॉर्म पे उठानी चाहिए। जबकि इधर कश्मीर की तरफ देखा जाए तो आज मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में जो विकास की गंगा बही है उससे कश्मीरियों का जो जीवन स्तर है वो सुधरा है। जबकि दूसरी तरफ अगर इनके खुद के गिरेबान में झांक के देखा जाए तो पीओके में आज लोग आटे दाल और तेल के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की हुकूमत को, हमारी हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने सिर्फ ये पॉलिसी बयान देने हैं, आप समझे कि रैलियां निकाल के अपने शोर पूरा कर देना है, या आपने वाकई वहां पे अमलन भी उनकी बेचारे ने हत्या कश्मीरियों की को मदद करनी है, मॉरल सपोर्ट भी, और सिर्फ इखलाकी सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा। आप हर तरह से फिर या उनकी मदद करें या फिर उनसे माफी मांग लें। मदद क्या करनी है, हम खुद दिवालिया हो पड़े हैं तो हमने बेचारों को क्या मदद करनी है। लेकिन चौधरी साहब आपका इस पे मैं लूंगी कमेंट। पहले ये बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि कश्मीर की मदद भी की जाए और सारा जो उसके इंसानी हुकूक है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, उसका आवाज़ भी उसकी उठाई जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि बुनियादी कहीं वजह यह भी है कि हमारी रियासत की कोई इस पर पॉलिसी है या नहीं है? कभी हम मुज़ाकरात की तरफ देखते हैं, कभी हम कहते हैं नहीं हमें इस तरह नहीं मसला हल करना, हमें उस तरह करना है। तो हम अभी तक किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है वो गुज़िश्ता 70 साल से जो है वो बिल्कुल फर्म है, अपना उस पर रही है। और उस पर जो है वो किसी किस्म का पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर इशू के ऊपर बड़ी फर्म रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो दीगर लवाजमात है जिससे आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे रिकग्नाइज होते हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, यानी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली आप स्टेबल हो, तो या अपना आपके मामलात इस तरह से हो कि आपकी रियासत जो है वो इस तरह से इफेक्टिव हो, वो नज़र नहीं आता। इंसानी हकूक़ की बात करें तो अब तो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ का मामला हुआ पड़ा है तो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान के लिए आवाज़ें उठाना शुरू हो जाए, मुझे तो ये भी खतरा लग गया है कि कश्मीरी जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की अपनी मुआशी हालत, हमारी जो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की और जस्टिस की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जो है, पहले जब कश्मीर होता था तो अवाम रैली निकालती थी, आज फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी को जो है वो रैली लीड करनी पड़ी। यानी अवाम को आपने इस तरह से उलझा दिया कि ना तो उनके पास कोई इकोनॉमिकली कोई वो सांस ले सकते हैं, इतनी महंगाई करवा दी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि ये कश्मीर का इशू किसी लगता है कि प्रैक्टिकली कहीं पीछे दबा जा रहा है। और मुझे ये खतरा है कि अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया, पाकिस्तान के बहुत सारे दूसरे जो मामलात हैं अगर उनको सही तरह से नहीं देखा गया तो फिर कश्मीर का इशू कुछ तकरीरों तक, बयानात की हद तक जैसे आगे महदूद हुआ पड़ा है, मजीद महदूद हो जाएगा। तो इस पर एक संजीदगी के साथ बात करनी पड़ेगी। जब तक आप पोलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होंगे, आपकी बात दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। जनरल साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पहले भारत से मामलात सेटल हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी
सेटल हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी खत्म हो जाए तो फिर कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो सकता है। बाज लोगों का ख्याल है कि नहीं, पहले कश्मीर रिजॉल्व होगा, उसके बाद उनसे जो है किसी भी किस्म के ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 10 साल वैसे ही कश्मीर पे बात ना हो और बाकी सब चीजें सेटल हों और उसके बाद फिर बाद में बात की जाए। आपके नजदीक, आप बहुत क्लोजली ये सारी चीजों को देख रहे हैं और आपका तो ज़ाहिर सब्जेक्ट भी है, तो आपके नजदीक क्या बेहतर ऑप्शन है, किस तरह से इस पर अमल दरामद हो सकता है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो इस पर अमल नहीं करवा सका 75 सालों में अपनी करारदादों पर। देखिए जी, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और ये ड्रामा 75 साल चलता ही रहा है, ये इंडिया का फ्रॉड था। वो आपको ये कहता था कि जी ठीक है कश्मीर पे बात करेंगे, उससे पहले जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाने चाहिए, दूसरे का मिलना मिलाना, ये चीजें जो है इन्होंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। इसी तरह जंगें 3 लड़ी, उससे भी नतीजा न निकला। एक जो हल मौजूद है वो यही था कि बातचीत, लेकिन उसके लिए दोनों साइड पे सिंसियरिटी चाहिए, एक खुलूस चाहिए कि आप बातचीत करें। अब वो भारत नहीं कर रहा, उसने एक पकड़ ली बात के जनाब पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, और पाकिस्तान टेररिज्म करा नहीं रहा, लेकिन उसका उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया दुनिया में कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते थे, दुनिया मान लेती थी। पठानकोट हो कोई हो, हमने सबकी तहकीकात की। अब मसला ये था कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। ये रैलीज और ये चीजें भी बड़ी अहम है, ये भी दुनिया देखती है, और आपके अपने लोगों में शऊर आता है। कम से कम साल में 1-2 दफा आप जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आइंदा नस्ल को पता लगता है कि ये भी कोई इशू है, वरना तो लोग भूल जाए पाकिस्तान में। लेकिन असल चीज यह है कि कश्मीर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त था ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट वायलेशन इतनी जबरदस्त हुई है वहां पे, और उसको लेके हमने आगे चलना था, जो हमने कुछ नहीं किया। हमने एक पैसे का काम नहीं किया। हमारे यहाँ एनजीओ थी, लोग थे जिनको हम स्पॉन्सर कर सकते थे। खवातीन पे इतने जुल्म हुए, हम खवातीन के डेलीगेशन भेज सकते थे। उन मुल्कों में जिनकी हुकूमतें भारत को सपोर्ट कर रही हैं, अगर आप उनके अवाम को जाके सेंसिटाइज करते कि आप देखें आपकी हुकूमत क्या कर रही है, भारत को सपोर्ट कर रही है और भारत औरतों के साथ ये कर रहा है वहां पे, तो उनके अवाम को उन मुल्कों उनकी हुकूमतों पर प्रेशर आ। लेकिन हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं वर्कआउट की। हमारी एम्बेसीज में एक डेस्क बनना था, वो कुछ नहीं उसका पता चला कि क्या हुआ। कहते थे जी कश्मीर डेस्क होगा, कोई पता नहीं उसका किधर है वो। तो कश्मीर कमेटी हमने बना के तो उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया ब्राइब के तौर पे कि मौलाना फजल रहमान को जी कुछ देना है, लिहाजा आपके याशी के लिए उसको ये दे दें ताकि उसके पैसों पे वो दाएं करता। ये जो हमने काम किए हैं मुखलिस नहीं है अपने कौज के साथ, बावजूद इसके कि कश्मीर हमारी शहर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे सारे दरिया पानी उधर से आता है, लेकिन हम ऐसी सोई हुई कौम है कि हम बस इसी तरह एक आध नारा लगा के चुप कर जाए। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए जो हमने वर्क। बिल्कुल ठीक है, और अगेन वही बात है कि हम खुद स्टेबल होंगे पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, कहीं हमारी एक वजूद हैसियत होगी जब दुनिया में, तो फिर ही हमको अपनी बात मनवाने की भी पोजीशन में होंगे। अदरवाइज तो फिर हमें अपनी ही पड़ी रहेगी, तो फिर कहाँ से बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली बात हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और इशू जिस पर हम हमेशा से ही बड़ा रहते हैं परेशान भी, कि जो तालिबान का मामला है उसके ऊपर अब फिर से हम देख रहे हैं दहशतगर्दी और उसके हवाले से एक पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है वो भी जारी है। एपीसी भी बुलाई गई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उससे भी कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलने वाला है। तो इमरान साहब, आपके ख्याल से अभी तक ये बात भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब आ भी नहीं रहे उस पर, अभी तो खैर उन्होंने कुछ इस पे ऐलान नहीं किया है कि वो जा रहे या नहीं जा रहे एपीसी में, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मुसलसल टारगेट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इवन तालिबान को कंडेम तक नहीं करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं और वो इनको सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपके नज़दीक क्या वजह सपोर्ट करते हैं? तो आपके नज़दीक क्या वजह, इमरान खान साहब क्यों नहीं तालिबान को कंडेम करते, अगर खुल के नहीं करते? तो देखिए, गुजारिश ये है कि हर जमात की, हर सियासी लीडर की अपनी एक पॉलिसी होती है। इमरान खान साहब की आप बात करें तो इमरान खान साहब पे बिल्कुल इल्ज़ाम लगता है, तालिबान होने का इल्ज़ाम लगता है, उनके मुखालफिन पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो ये बात सच भी है कि वो तालिबान को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए आपको नज़र नहीं आते। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इमरान खान साहब बारमला कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब
वो समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है, हमें पराये की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनके महालफीन, उनके नाकदीन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं APC में भी इसलिए शिरकत नहीं करना चाहते वो तालिबान को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब आप ये देखिए, उनकी एक ये भी दलील होती है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को हाल ही में कुछ धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं जी PTI को तो नहीं दी गई। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि शुक्र करो किसी ने तो नहीं देती। ये क्या चाहते हैं कि सब भी उनकी धमकियों में आ जाएं, लेकिन धमकी जिसे भी मिले, किसी भी सियासी जमात को मिले, हमने हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो तशवीशनाक है। और खुद PTI वाले भी इवन ये बात रिकॉर्ड पे है कि वो कहते हैं जी हम भत्ते भी देते रहे वहां पर, उन्हें भी धमकियां मिलती नहीं। बिल्कुल ऐसी है। देखें, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी है जो, उसका या तो फिर ये है कि वो खुद आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लें, हुकूमत से कहें कि जनाब आप छोड़ें इन चीज़ों को, आप मुझे वक्त दें, मैं उनसे मुज़ाकरात करता हूँ और उनसे मामलत करके हल करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए करना है ना, हुकूमत के लिए तो नहीं ये करना काम किसी ने भी, ये तो रियासत पाकिस्तान के लिए काम है। या फिर उसमें हुकूमत का साथ दें, लेकिन अगर वो ये भी नहीं कहते तो फिर लोग उनको तनकीद तो करेंगे। ठीक है, तनकीद जायज़ है या नाजायज़ है, और